भव जी, आप क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं को लेकर? क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह पूछताछ भी हुई है इन दोनों ही आतंकियों से और जिस तरह का खुलासा इन्होंने किया कि कई सारे हिंदुवादी नेता इनके निशाने पर है, कि अब स्ट्रेटेजी को बदल लिया आतंकवादियों ने। वैभव जी, देखिए, मैं आतंकवादियों का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, मीडिया में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो रोज हेडलाइन करते हैं। नहीं, और मैं तो आपका रिएक्शन आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं बिना टोके आप एक बार बात तो पूरी होने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को आप एक बार नहीं टोकते हो, प्लीज। काउंटर तो करूंगी ना सर, मैंने तो उन्हें भी रोका और मैंने अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे उन्हें भी रोका। आप अपनी बात पूरी करिए। वापस देख लीजिए, आपने एक बार नहीं टोका। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है कि मुझे एक बात याद आती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी 24 में नहीं आने वाली, और देखिएगा कि 2024 से पहले पहले हिंदू नेताओं पर, धार्मिक सन्यासियों पर, राम मंदिर पर, बीजेपी के बड़े नेताओं पर आतंकी हमले हो सकते हैं। ये भाजपा जो पुलवामा करवा सकती है, पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो रही है? जीरो टॉलरेंस सिर्फ योगी के पास है। भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि मोदी जीरो टॉलरेंस नहीं रख रहे हैं, क्यों जांच नहीं होती है? तो मुझे तो ये लगता है कि ये साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। वैसे अच्छी बात है कि एटीएस ने एक अच्छा काम किया है, घटना से पहले लोगों को अरेस्ट किया है। इसके लिए मैं उन जवानों को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन हमको ऐसी भी नजर रखनी होगी कि क्या ये चीजें जानबूझकर हिंदू और सनातन को लेके प्रचारित तो नहीं की जा रही हैं? क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आतंकवादी कहीं जाति और धर्म में फंसता है। आतंकवादी बम लगाता है तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वहां कौन हिंदू रहेगा कि मुस्लिम रहेगा, कौन मरेगा, क्या मरेगा। उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो मेरा यही कंसर्न है कि एटीएस ने अच्छा काम किया है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं, उसको ऐसे आगे करना भी चाहिए। लेकिन मीडिया और भाजपा के लोग प्रचारित कर रहे हैं सनातन पर खतरा। अरे सनातन तो तब भी खतरे में नहीं था जब यहाँ अंग्रेजों और मुगलों और आतताइयों का शासन हुआ करता था। सनातन आज भी खतरे में नहीं है। मेरे सवाल तो ये हैं, आपके माध्यम से जनता इस पे विचार करे कि सनातन तब खतरे में कैसे आ गया जब एक सन्यासी मुख्यमंत्री बनता है और एक हिंदूवादी, छद्म हिंदूवादी मैं कहता हूँ, हिंदुत्व का मसीहा बनने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। तब हिंदू खतरे में हो जाता है, सनातन खतरे में हो जाता है। ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगी। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी रिएक्शन सामने आया आतंक को लेकर। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप जरा वो भी सुन लीजिए। समस्या नहीं, समाधान पे विश्वास करते हैं। समाधान कैसे? कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका समाधान दिया। आतंकवाद की जड़ थी कश्मीर की धारा 370। धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर। तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। तो एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। सीएम योगी इस बात का जिक्र करते हुए कि समस्या तो कांग्रेस ने दी है, लेकिन जो समाधान आतंकवाद का निकाल रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही निकाल रहे हैं। वैभव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी ले लूं, फिर मैं आपसे आपका रिएक्शन लूंगी। पूर्व आईपीएस अशोक धर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक धर जी, इस तरह की घटनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? ये घटनाएं निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो थोड़े से लोग हैं ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, इनका उद्देश्य ही रहता है प्रदेश में और देश में किसी ऐसे नेता की, धार्मिक नेता या राजनेता की हत्या कर दें जिससे
यहाँ पर दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, और जब देश में या प्रदेश में दंगे फसाद हो जाते हैं तो निश्चित रूप से देश का और प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और यह नुकसान प्रत्यक्ष रूप से भी होता है जिससे तमाम नागरिक प्रभावित होते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से होता है देश और प्रदेश पिछड़ जाता है। देश और प्रदेश की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा परम आवश्यक होता है। तो ये आतंकवादी दरअसल भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, उसी के लिए षड्यंत्र करते हैं, किसी की हत्या की योजना बनाते ताकि योजना को क्रियान्वित करने के बाद प्रदेश में, देश में हिंसा हो, व्यापक हिंसा हो, बड़े स्तर पर हिंसा हो, विभिन्न धर्मों संप्रदायों के लोग उस हिंसा में लिप्त हो, मारे जाए, एक दूसरे को मारे करके जो है, ये इनका उद्देश्य रहता है जी। और इस उद्देश्य में ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि यूपी एटीएस काफी सतर्क थी और इनकी समय गिरफ्तारी हुई है। तो एटीएस ये साधुवाद की बात बनती है और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की तथा देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस पिछले कई वर्षों से इस बात की गंभीरता को बड़ा महसूस कर रही हैं और निरंतर सतर्क रहती हैं। महीनों की सजगता के परिणाम स्वरूप कहीं से एक आध सूत्र इनको मिलता है, उस सूत्र पर जब ये काम करते हैं तब जा करके ऐसे नेटवर्क का खुलासा हो पाता है, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो पाती है। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त धर्मेंद्र गिरी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, आपसे मैं छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी, क्योंकि ये जो दो आतंकी पकड़े गए और इन्होंने जो खुलासा किया कि यति नरसिंहानंद और साथ साथ कई सारे हिंदूवादी नेता इनके निशाने पर थे और उन्हीं की हत्या की साजिश इन्होंने की थी, तो क्या आप ये मानते हैं कि अब साधु संत निशाने पर आ गए आतंकियों के? देखिए, जो भी सनातन विरोधी आवाजें हैं, उनमें सर्वप्रथम जो साधु संत हैं वही आवाज उठाते हैं। तो इनको लगता है, क्योंकि देखिए ये कोई पहली बात नहीं है कि इस्लामिक जो आतंकवाद है में ये पहली बार नहीं हुआ है, सदियों से चला आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे फिल्म रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है, तो आजादी के बाद जो भी ये इस तरीके की गतिविधि दे रहे हैं, ये अभी ट्रेलर के रूप में है। अगर किसी दिन इनकी फिल्म अगर चली तो पूरे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लेकिन गैर भाजपा जो भी पार्टियां हैं, वो आतंकवाद यानी कि जो मुसलमान जो आतंकवादी बन के भारत में रहकर भारत के लिए आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, वो मुसलमान कभी भी भारत का हितैषी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी पार्टियां हैं, भले समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इन सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अभी आप भाजपा के, गैर भाजपा की जितनी भी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उनसे अगर पूछना शुरू कर देंगे तो वो वकालत और इन आतंकवादियों की वकालत करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और ऐसा देश में तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी, अगर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव जी कह रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये भी सोचने की जरूरत है कि 2024 चूंकि अब नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या इस तरह की चीजें जानबूझकर प्रचारित तो नहीं की जा रही? देखिए, ये एक, मैं तो कहूंगा बहुत ही सामान्य सा इनका जवाब है। लेकिन इसके विरोध में अगर दूसरी बात हम करें कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कोई मुसलमान क्यों नहीं बोलता है? आज तक कभी भी ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं में किसी भी मुसलमान की आवाज नहीं आती है। गैर भाजपा जो दल है वो उसका समर्थन करते हैं। तो इस तरीके की दोहरी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कार और परिवार की बात करनी चाहिए। अगर हम नए भारत को अगर विशाल रूप में खड़ा करना है तो सबको एकजुट होकर कम से कम आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। यहाँ कोई पार्टीबंदी नहीं होनी चाहिए, धर्म विरोधी आवाजें कभी नहीं उठनी चाहिए। भारत में रहकर अगर भारत की कोई खिलाफ कोई गतिविधि होती है तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत ही गलत कदम है। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक बिल्कुल, और आतंकवाद से बहुत इजीली लड़ा ही जब भी जा सकता है जब सभी लोग साथ होंगे। वैभव जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, गिरी जी महाराज कुछ गैर भाजपा और भाजपा की बात कर रहे हैं, तो महोदय आप भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता बन जाइए। और मामला यह है कि आतंकवाद का किसी ने समर्थन नहीं किया। और दूसरी बात यह कि योगी आदित्यनाथ जी जो योगी हैं, सन्यासी हैं, वो कांग्रेस को कहते हैं आतंकवाद
आतंकवाद पुलवामा में कहां चले गया था योगी जी का, और योगी जी को तो झूठ और मिथ्या प्रलाप से दूर होना चाहिए। देखिए, सन्यास में झूठ मिथ्या प्रलाप का कोई स्थान नहीं है। जो सन्यासी है वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन योगी जी सरासर झूठ और मिथ्या प्रलाप करते हैं। ये सनातन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है धर्मेंद्र गिरि जी भी इस बात को मानेंगे कि झूठ और मिथ्या प्रलाप नहीं करना चाहिए। आलोक जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस सपनों में जीती है। देश की बर्बादी में, देश की जो दुर्दशा थी 2014 से पहले, उसके लिए स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेता और इस टाइप के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं जो एक धर्मगुरु को जो है एजेंट बता रहे हैं। यह बड़ा ही शर्मनाक है। और ये वही कांग्रेसी है जो कि जब बाटला हाउस में जब आतंकवादियों पर पुलिस अटैक करती है और पुलिस के इंस्पेक्टर मारे जाते हैं, तो वहां पर आतंकवादियों के मारे जाने पे सोनिया गांधी आंसू बहाती है। टुकड़े टुकड़े गैंग के में जाकर के राहुल गांधी जाके वहां पे अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। बुरहान वानी और अफजल गुरु को हालात का मारा बताते हैं उन आतंकवादियों को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी हुई है। याकूब मेमन, उमर खालिद और शरजील इस्लाम के लिए रात में कोर्ट खुलवा करके पैरवी कराने जाते हैं। ये किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये एक तरीके से तुष्टीकरण के नाते जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जो देश में एक शाहबानो अपने क्या कहते हैं, जब उसको तलाक दे दिया उसके मियां ने और कोर्ट ने न्याय दिया, उसको कानून बदल करके संसद से राजीव गांधी के समय पे उसके खिलाफ अन्याय किया गया, तब ये उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक का कानून लेकर के आए तो ये उसका विरोध करते थे। तो क्या मुस्लिम महिलाओं को क्या बराबर का अधिकार नहीं है देश के अंदर? हाँ। तो जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस करती है, उसके पीछे जो समाजवादी पार्टी उसका अनुसरण करती है। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर संकट मोचन मंदिर में आतंकवादी घटना हुई, 18 लोग मारे गए और 35 अधिक घायल हुए। 14 मुकदमे अखिलेश सरकार ने इन आतंकवादियों के वापस लेने का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगाई और हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उन आतंकवादियों में से 6 को मृत्युदंड मिला, अन्य को आजीवन कारावास सजा मिला। वो एक आतंकवादी को लू लगने से जेल से कचहरी जाने में उसको जो है क्या कहते हैं, लू लगने से मर गया। और आप भी अपनी बात जरूर पूरी करिएगा, लेकिन